नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। कैसे करें एसआईपी की शुरुआत, कैसे करें निवेश कि बचे आपका टैक्स, इससे जुड़े दर्शकों के तमाम सवाल हमारे पास आते हैं। कुछ सवालों को हमने अपने इस शो में भी शामिल किया है। साथ ही एलआईसी को लेकर भी तमाम सवाल अक्सर हमें आते हैं। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एलआईसी जैसे ट्रेडिशनल निवेश से दूर रहने की सलाह देते रहते हैं। साथ ही लोगों के मन में ये ज्यादातर सवाल रहते हैं कि ज्यादा रिटर्न कम से कम वक्त में आप कैसे कमा सकते हैं। तो क्या एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या रिटर्न ही एक लक्ष्य होना चाहिए निवेश करते समय, कि ये देखना जरूरी है कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उस फंड की परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में कैसी रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं हमेशा कि हमें फलाना फंड में निवेश करना है या कुछ ऐसे फंड्स बताइए जिसमें हमें धमाकेदार या जबरदस्त रिटर्न मिले। तो इस तरीके की जो रणनीति होती है पर्सनल फाइनेंस में, वो कितनी कारगर साबित होती है, इस पर हम जानेंगे अपने इस खास शो में। कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। इनफैक्ट हम ये आपको बताएं कि किस तरीके से एसआईपी की कई लोग जो शुरुआत करते हैं एक रकम आधारित कर देते हैं और उसके बाद गोल तय करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप पहले गोल तय कीजिए, उसके बाद अगर रकम आधारित करते हैं तो उसके लिए आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है आने वाले टाइम में, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग का है, चाहे वो शादी का है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का है या फिर बच्चों की शादी का है। तो ऐसे में आप इस कॉर्पस को अच्छे ढंग से ले सकते हैं, अच्छे ढंग से उसको इकट्ठा कर सकते हैं अगर पहले आप एक गोल सेट करें। तो पर्सनल फाइनेंस में या फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ ऐसे ही छोटे मोटे ऐसे गुर होते हैं जिनको समझने से आप अच्छे से अपनी जो कमाई है, अपने जो पैसे हैं, उनको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ सवाल हमारे पास ज़्यादातर आते रहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आखिरकार कब से इसकी शुरुआत की जाए। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन कई लोग उम्र के ऐसे पड़ाव पर रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं जब उनकी बहुत सारी लाइबिलिटीज भी खत्म हो गई होती है। तो इस समय पर रिटायरमेंट प्लानिंग का अपना ही एक फायदा माना गया है। जैसे अगर आप 40s में रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना चाहिए, आपकी ज़रूरतें क्या होनी चाहिए उस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, ये भी। और साथ ही कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनमें निवेश करने से आपके पास जो आपका मनचाहा कॉर्पस है उसको आप ले सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना है और अगर हमने एक टारगेट सेट किया है, जैसे कि 20 साल का एक टारगेट जिसमें एसआईपी शुरू करनी है, तो पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में निवेश करना बेहतर रहता है, और आपके गोल के हिसाब से कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना चाहिए। एसेट एलोकेशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जितना आप यंग इन्वेस्टर होते हैं, जितना आप यंग होते हैं कम उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अग्रेसिव फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके लिए बेटर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर बेटर माना गया है, जबकि जितना आप आगे बढ़ते हैं डेट में एक्सपोजर बेटर माना जाता है। तो ये जो एक प्रिंसिपल है, फंडा है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ बारीकियां हैं एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज फाइनेंशियल प्लानर फिरोज़ अजीज़ हैं। फिरोज़, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल शो में। फिरोज़, आज हम कई दर्शकों के सवाल लेने जा रहे हैं अपने शो में, और कुछ सवाल इनफैक्ट मैंने बताई भी हैं और कई लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते भी होंगे कि आखिरकार हमें अपने लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। ऐसा एक सवाल नोएडा से प्रकाश जी ने भेजा है। वो एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने एक टाइम फ्रेम सेट किया है 12 साल का, लेकिन रकम रखी है सिर्फ 1000 रुपए प्रति महीना। अब स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में निवेश करने की इनकी चाहत है और 3 अग्रेसिव फंड्स भी ये चाह रहे हैं। अगर हम इनके निवेश की बात करें और साथ ही एक टाइम फ्रेम की बात करें, आपको लगता है कि जो ये सिर्फ 1000 प्रति महीने की जो इनकी एसआईपी जिससे शुरू करना चाहते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट है इस लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए? है कि 1000 रुपए बहुत कम अमाउंट होती है आज के समय में। अगर जैसे आय बढ़े वैसे निवेश बढ़ाएं तो लॉन्ग टर्म में उनकी जो कॉर्पसेस कलेक्ट होंगी वो काफी बड़ी हो जाती है। पर उदाहरण के तौर पे अगर 1000 रुपए भी लिया जाए फॉर टू स्टार्ट विद, 30 सालों में वो 54 लाख की क्षमता रखते हैं। अगर मासिक पर मंथ अगर 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट किया जाए तो 30 इयर्स बाद 54 लाख की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट जैसे आय बढ़े निवेश बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से।
यहाँ पर शायद थोड़ा सा फोन लाइन में प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी हम फिर से फिरोज से बात करेंगे ज़रूर इसमें, और हमारे साथ वो जुड़ेंगे भी तमाम दर्शकों के सवाल देने के लिए। और जैसा फिरोज बता रहे थे कि 12 साल का अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का निवेश का नज़रिया है, उसके तहत 12 साल का जो आपने एक टारगेट रखा है, 1000 महीने एक एक्चुअली छोटी रकम है। तो प्रकाश के लिए बेटर रहेगा कि आप जो अपना नजरिया है उसके लिहाज से अपना जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं। 1000 से बढ़ाकर आप 3000 रुपए अगर करें तो आपको 12 साल में लगभग 10 से 11.5 लाख रुपए तक आपके इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड्स में स्पेशली देखा गया है कि 12 से 13% रिटर्न देने की क्षमता है। तो इसके तहत अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं, और हम ये इमेजिन करें कि आप अभी शायद अपने 30s में हो और उसके तहत आप इक्विटी फंड्स में निवेश जरूर कर सकते हैं। फिरोज इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से हैं। फिरोज, अगर हम ये क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी है, उम्र के लिहाज से अगर हम देखें कि अगर ये मानिए 30s में हैं, 30s के लिहाज से इनके पास आगे क्षमता जरूर बढ़ती है कि अपना ये निवेश आगे और बढ़ा सके। तो ऐसे में ये रकम अगर 1000 से बढ़ाएं और ज्यादा तो कितनी बढ़ा सकते हैं, और उस लिहाज से इनका कॉर्पस 12 साल में कितना इकट्ठा हो जाएगा? देखिए, जैसे आपने कहा, अगर ये 3000 तक इनकी जो अमाउंट्स बढ़ा पाएं तो ये 10.5-11 लाख तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनकी टाइम फ्रेम्स भी कम है और इनकी अमाउंट्स भी कम है, तो इनका लक्ष्य पूरे होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट मेरे हिसाब से अगर ये अपनी सेविंग्स को अगर 3000 तक ले जाएं तो काफ़ी इनका टारगेट पूरा हो सकता है, या फिर अपनी टाइम फ्रेम्स बढ़ानी पड़ेगी इनको। एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एसआईपी की हमने बात की है। एक निवेशक के लिए अगर हम जानना चाहें कि एसआईपी के अलावा और कौन से ऐसे निवेश होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पर बहुत ज़रूरी होते हैं, तो कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहना ज़रूरी होता है अपार्ट फ्रॉम एसआईपीज? देखिए, फर्स्ट सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अहम पहलू ये है कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं और आपकी जो टर्म प्लान्स हैं वो इन प्लेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जैसे कॉर्पस बिल्ड करने से पहले आपको ये रिस्क मिटिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके डिपेंडेंस पे फिनेंशियल बर्डन ना आए। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट गेट योर इंश्योरेंस एक्ट टुगेदर। एक टर्म प्लान और इनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो आजकल होती हैं काफ़ी बढ़ गई हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस कवर और टर्म प्लान एडिक्वेट होने के बाद ही फिर सेकंड स्टेप होता है कंटिजेंसी, एक फंड होना जरूरी है, और तीसरा स्टेप होता है कि इन्वेस्टमेंट्स करें और एसआईपी करें। ऑल राइट, और कुछ फंड्स भी इनफैक्ट जिन पर आप गौर कर सकते हैं वो है कोटक सिलेक्ट फोकस, मिराय एसेट, इंडिया अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम है। कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। चलिए एसआईपी के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि निवेश के टाइम पर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, कई लोगों के मन में सवाल होता है। और ऐसा ही सवाल हमारे पास एक और दर्शक का आया है, गाजियाबाद से विमल जी का। कह रहे हैं कि 46 साल इनकी उम्र है, रिटायरमेंट प्लानिंग अब ये करना चाहते हैं, 18 लाख सालाना इनको इनकम चाहिए, स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है। तो ऐसे टारगेट के साथ इनका कॉर्पस कितना होना चाहिए रिटायरमेंट के वक्त, और कितना और किस एसआईपी में निवेश करना इस टारगेट के तहत बेटर होगा? करेक्ट। तो आज अगर इनको 18 लाख की पर मंथ की इनकम चाहिए तो इनका जो कॉर्पस होगा काफ़ी बड़ा होने की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर इनकी 1.5 लाख पर मंथ की अगर रिक्वायरमेंट है, तो आज से ये अब 46 ईयर्स के हैं, तो इनको एक कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा ऑलमोस्ट अबाउट क्लोज टू अबाउट 2.5-3 करोड़। तब जाके इनकी रिटायरमेंट की कॉर्पस से 18 लाख की पर एनम इनकम आने की संभावना है। और जैसे ही ये रिटायरमेंट करें तो वो जो आफ्टर द रिटायरमेंट ये पूरा पैसा डेट में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसकी रिटर्न्स काफ़ी ड्रॉप हो जाएंगी और 8-9% हो जाएंगी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, 2.5-3 करोड़ की कॉर्पस चाहिए होगी, उनको इकट्ठे करनी पड़ेगी। अभी इनकी एज 46 है, तो ये लेट प्लानिंग कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट की, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इनको लार्ज सेविंग्स करनी पड़ेंगी आज से। एब्सोल्युटली, तो कह सकते हैं कि अभी से अब शुरुआत करें तो बेटर है, इट्स नेवर टू लेट। अभी आपने सोचा है तो आप इन तमाम प्लान्स के तहत जो फिरोज भी बता रहे हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, अपने मनचाहे कॉर्पस को भी आप जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। अगला सवाल मुंबई से त्रिलोक जी ने हमें लिखा है। जी, यस फिरोज। इनको अगर मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करना है अगले 12 साल तक, क्लोज टू 95,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको, जो अगर ग्रो होगा तो इनको 3.2 करोड़ की कॉर्पस आ जाएगी बाय द टाइम ही रिटायर्स।
और उनको 18 लाख पर एनम सब्सिक्वेंटली 58 की जो उम्र अगर हम रिटायरमेंट की माने तो इनके पास 12 साल और हैं, तो महीने के लाख रुपए अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तब जाके इनके पास 3.2 करोड़ की कॉर्पस होगी और उससे 18 लाख पर मंथ पर एनम की इनको रिटायरमेंट की बेनिफिट आ सकती है। सो 1 लाख रुपीस 95,000 रुपीस पर मंथ की इनको आज से निवेश की शुरुआत करनी होगी। ऑल राइट, म्यूचुअल फंड से ही जुड़ा हुआ एक और दर्शक हमारे पास सवाल है। मुंबई से त्रिलोक जी का सवाल लेते हैं। कहते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में मैं निवेश करूं? 20 साल इन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया है, एसआईपी शुरू करना चाहते हैं इन 20 इयर्स के लिए। अब अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स मुझे रखने चाहिए जानना चाहते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं और 10% निवेश लार्ज कैप में भी करना चाहते हैं, तो एक्सपोजर इन्हें काफी बड़ा चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी कैसी लगती है आपको? तो मेरे हिसाब से अगर इनका निवेश जो करना है, इनको 20 इयर्स का टारगेट है, पहले सबसे पहला ये अहम सवाल उठता है कि कितना इक्विटी में डालूं और कितना डेट में इन्वेस्ट करूं, जिसको कहते हैं एसेट एलोकेशन। क्योंकि इनकी जो रिटर्न की जो निर्भरता है वो एसेट एलोकेशन पे ही प्रिडोमिनेंटली डिपेंड करेगी। तो इनकी एज आई थिंक फेवरिंग होगी, क्योंकि इन्होंने 20 इयर्स का टाइम फ्रेम रखा है, तो लार्जली एक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लार्ज कैप स्कीम में मेरे हिसाब से मिराई इंडिया एसेट अपॉर्चुनिटीज एक बहुत अच्छा स्कीम रहेगा, और मिड कैप स्कीम में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। अगर ये दो लार्ज कैप और मिड कैप में ये फंड्स अगर उनके पोर्टफोलियो में ना हो, उनको अगर यूज करें तो काफी फायदा हो सकता है। और एज के हिसाब से अगर डेट और इक्विटी का एक रेशो देखा जाए तो कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम से 30s टू 50s और इवन 60s? अगर 30s की एज की बात की जाए, आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देख के मेरे हिसाब से 80 to 85% एक 30 ईयर के ओल्ड के पोर्टफोलियो में एक्विटी ही होना चाहिए और डेट की मात्रा कम होनी चाहिए। और जैसे एज बढ़े और आई भी बढ़े तो वैल्यूज बढ़ती हैं, बट एसेट्स, एक्विटी एसेट्स अगर 40 देखा जाए तो 80 से घटा के 60 कर दी जाए और 50 में पहुंच जाएं, 50 की एज में पहुंच जाएं तो ऑलमोस्ट 40 to 50% एक्विटी रखें। क्योंकि आज की करंट सिचुएशन में हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी है हमारी, उसमें डेट से काफ़ी फायदा नहीं हो सकता है। रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए डेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वेन्यू नहीं होगा। सो 80, 60 एंड 40, 30 इयर्स की एज में और 40 और 50 रेस्पेक्टिवली एक अच्छा एसेट एलोकेशन होगा इक्विटी के झुकाव में। तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की अगर बात कर रहे हैं तो इक्विटी फंड में निवेश को लेकर अगले दर्शक का सवाल है। झारखंड से रोहित हमसे जानना चाह रहे हैं कि इक्विटी फंड में ये निवेश करना चाहते हैं, किस इक्विटी फंड में निवेश करें? इक्विटी फंड में 5 लाख ये निवेश करना चाहते हैं, तो कौन से फंड्स इनके लिए बेहतर रहेंगे? तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये रोहित जो है वो अभी अच्छी यंग एज में ही होंगे। हाँ, तो इनकी लार्ज कैप और मिड कैप और अपॉर्चुनिटीज 5 फंड इनको चूज करने चाहिए। अगर इन्होंने 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 1 अपॉर्चुनिटीज फंड यूज किया तो कुल मिला के 5 फंड के हिसाब से इनके ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में इन इफेक्ट आ जाएंगे। तो 2 लार्ज कैप बता देता हूं, ICICI फोकस ब्लू चिप और SBI ब्लू चिप फंड। ये 2 बहुत अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं। अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से इनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रहेंगी। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप कैटेगरी में SBI का लार्ज कैप फंड ब्लू चिप फंड कहलाता है और ICICI फोकस ब्लू चिप, ये 2 लार्ज कैप कैटेगरी में। और मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप, जो बहुत अच्छी फंड मैनेजर हैं सोहिनी, वो मैनेज करती हैं, उनकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो SBI मैग्नम मिड कैप एंड कैनरा रोबेको एमर्जिंग मार्केट्स फंड, ये 2 लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के 4 फंड हो गए। और लार्जली अगर आप अपॉर्चुनिटीज फंड देखें, जो बड़ी कंपनियों और छोटी कंपनियों में सब में निवेश कर सकता है, उसमें ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड एक बहुत अच्छा निवेश रहेगा अगले 3 इयर्स की पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स 1 ईयर 2 ईयर में इनको परफॉर्मेंसेस को रिव्यू जरूर करें, बट अगर इन्होंने 5 लाख रुपए डालने हैं, आज निवेश करने हैं, तो 5 फंड्स में लाख रुपए अगर ये निवेश करेंगे तो इनका अच्छा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा 200 स्टॉक्स का, और अच्छी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी में लार्ज, मिड और अपॉर्चुनिटीज फंड सब में एक्सपोजर हो जाएगा। क्योंकि ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी डिवर्सिफिकेशन रखना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी।